तो यह है अपना अगला करंट अफेयर्स का वीडियो जहां पे डिस्कस करेंगे इंडिया यूके रिलेशंस, बीसीसीआई की नई पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कई सारे मुद्दे न्यूज में थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और एनजीओ का हमारे यहाँ क्या रोल है, ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। क्या है वो स्टेटमेंट और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 अक्टूबर से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में फॉर यूपीएससी 2023 एंड 2024। डू एनरोल फॉर देम। ऑल्सो सीसैट का अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीसैट का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ 13 नवंबर को सुबह 11 बजे हमारा यूसीएससी होने वाला है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जहां पे 1 घंटे का टेस्ट होगा और 50 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। 13 नवंबर सुबह 11 बजे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नाउ अगर आप ये मैप देखें और यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, यहां पे ये इतना हिस्सा जो है, ये हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। है तो ये भारत का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना को भेज के 1947 के बाद से इस एरिया को इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है। भारत का यह मानना है कि यह एरिया इंडिया का है और हम इसे लेके रहेंगे, जो कि सही बात भी है। रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि यह वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पे जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं, आप फोकस करेंगे इस वर्ड पे इंडियन सिटीजन्स, मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं हम उनको इंडियन सिटीजन मानते हैं। और यही स्टैंस आप इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस में मेंटेन करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां पे मेजर प्रोविंसेस कौन से हैं? एक है गिलगिट और एक है बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान, राइट। तो इधर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं और ये पूरी टेरिटरी भारत की है। यहां पे पाकिस्तान इन लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज करता है, उनका उत्पीड़न कर रहा है, स्पेशली धर्म के नाम पे। यहां पे ना तो कोई डेवलपमेंट है और ना ही लोगों को कोई फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ऐसे में ये वाला जो पूरा एरिया है ये काफी ज्यादा पिछड़ रहा है। तो जब भी आप पीओके के ऊपर आंसर लिखेंगे या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात होती है या इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा जाता है, तो आप यही स्टैंस एग्जैक्टली सेम मेंटेन करेंगे कि यहां पे राइट्स वायलेशंस काफी ज्यादा हैं। वैसे तो हमारे को पता है कि ये हमारा हिस्सा है। पार्लियामेंट ने, भारत के संसद ने 1994 में एक प्रस्ताव पास करा था जहां पे बोला था कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान को लेके रहेंगे। तो हमारी सरकार का ऑफिशियल स्टैंस है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हम लेके रहेंगे। ऑल्सो अगर हम कंपेयर करें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पीओके को, तो जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है तब से इस एरिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगी है, टूरिज्म इंक्रीज होने लगा है, इकोनॉमी ग्रो करने लगी है और लोगों को उनके अधिकार मिलने लगे हैं। वेयरएज पीओके में रहने वाले जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको अभी भी पाकिस्तानी इलीगल ऑक्यूपेशन की वजह से राइट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड हेंस हम चाहते हैं कि इधर पूर्ण रूप से विकास हो, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो, और इसलिए हम पीओके को वापस लेना चाहते हैं और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यह है हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको आप एग्जाम में और इंटरव्यू में कोट करेंगे। इसी के साथ आतंकवाद के ऊपर रक्षा मंत्री ने बात करी और उन्होंने साफ बोला कि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस यह है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और आतंकवाद के जो विक्टिम्स होते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। बेसिकली आतंकवादी क्या करते हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कश्मीर का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लें, आपको पता है कि वहां पे पाकिस्तानी टेरर आउटफिट्स जो हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इन लोगों ने जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाना शुरू करा कश्मीर में और वहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट करना शुरू करा, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स। लेकिन वो जो गोला बारूद बरसा रहे हैं, वो जो बंदूक चला रहे हैं, उससे सिर्फ कश्मीरी पंडित की मृत्यु नहीं हो रही है, उससे कश्मीर के मुसलमान की भी मृत्यु हो रही है। मतलब आतंकवादी कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, और आतंकवादी की गोली किसी भी धर्म के व्यक्ति को लग सकती है। तो जब भी हम जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे, हम हमेशा इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस लिखेंगे कि टेररिज्म एंड इट्स विक्टिम्स दे हैव नो रिलीजन। यह बात थी
जो रक्षा मंत्री ने करी। अनअकैडमी में ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, यू कैन एनरोल यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। ऑल्सो ईपीएफओ कैटेगरी अब लाइव है, आप ईपीएफओ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगला मुद्दा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हमारे जो देश में क्रिकेट कंट्रोल करने की बॉडी है जिसे बीसीसीआई बोलते हैं, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है कि अब से चाहे महिला क्रिकेट खिलाड़ी हो या पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी हो, सबको मैच फीस बराबर की मिलेगी, चाहे वो T20 इंटरनेशनल्स हो, वनडे इंटरनेशनल्स हो या टेस्ट मैच हो। हर टाइप के मैच में मेल्स और फीमेल खिलाड़ियों को बराबर की मैच फीस मिलेगी। पहले क्या होता था, पुरुषों के क्रिकेट में मेल क्रिकेटर्स को ज्यादा पैसा मिलता था और फीमेल क्रिकेटर्स को कम पैसा मिलता था। हमारा संविधान, उसमें पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश, राज्य को जो नीति निर्देश दिए गए हैं, उसमें आर्टिकल 39D के अंदर एक क्लॉज है जो कहता है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। मतलब कि हमारे देश में सरकार इस तरीके से काम करेगी कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे कोई सा भी एरिया हो, हर जगह पे पुरुषों को और महिलाओं को बराबर का पैसा मिलना चाहिए सेम काम के लिए। इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, यह हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में। तो जब भी आप पॉलिटी पेपर 2 में डीपीएसपी की बात करेंगे तो आप ये बीसीसीआई वाला एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि बीसीसीआई जो है वो सरकारी बॉडी नहीं मानी आती, मतलब कि आर्टिकल 12 के अंदर बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं माना जाता। स्टेट, आपको पता है कि आर्टिकल 12 में स्टेट क्या होता है, लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सारे के सारे पंचायत म्युनिसिपैलिटी हो गए, इन्हें स्टेट माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं है, आर्टिकल 12 के अंडर वो स्टेट नहीं है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बीसीसीआई जो है वो एक सरकारी बॉडी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो सरकार जो है हमेशा तत्पर रहती है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे को इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। तो इस वाले इनिशिएटिव को आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी से लिंक करेंगे और जेंडर इक्वालिटी से भी, राइट। इसके अलावा अनअकैडमी की मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आप कंपीट, जहां पे आप 2 प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला मुद्दा है इंटरनल सिक्योरिटी। यहां से आपके काफी इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स निकलेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3। गृह मंत्री अमित शाह एक अभिभाषण दे रहे थे और उन्होंने वहां पे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उठाए कि आज भारत की जो अंदरूनी सुरक्षा है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आज की तारीख में जो क्राइम है वो बॉर्डरलेस हो चुका है। यूजुअली जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं बॉर्डरलेस, हमारे दिमाग में आता है एक देश से दूसरा देश। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से हमारे को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस होते हैं, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सारी चीजें। लेकिन इसका एक और मतलब भी है कि अगर एक आतंकवादी, एक क्रिमिनल सपोज करिए मध्य प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़ में भी क्राइम मचाएगा, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। मतलब कि इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली आजकल बॉर्डर खत्म हो गए हैं। जिसने क्राइम करना है उसने क्राइम करना ही है, फिर वहां पे देश और स्टेट्स नहीं देखे जाते। तो जब भी आप जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में क्राइम की बात करेंगे, आप हमेशा बॉर्डरलेस नेचर ऑफ क्राइम के बारे में मेंशन करेंगे। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात बोली कि हमें सबको मिलके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में साथ में आना होगा और सारी स्टेट्स को मिलके आतंकवाद और दूसरे क्राइम से लड़ना होगा। पेपर 2 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज ज्यादा जरूरत है, तो आप वहां पे क्राइम और ये जो बॉर्डरलेस नेचर ऑफ क्राइम है इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्डर पॉइंट्स में यहां पे बता रहा हूं, जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, दोनों जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें इंटरस्टेट क्राइम्स की, तो मैंने आपको बताया इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी। मतलब कि आतंकवादी जो हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, अलग अलग टेरर मॉड्यूल्स जो हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक मनी, फेक करेंसी नोट, ये सब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं। तो ऐसे में
गृह मंत्री ने बोला कि देखिए हमारे पास आतंकवाद से लड़ने के लिए रिसोर्सेस काफी लिमिटेड हैं, हमारे पास कोई अनलिमिटेड पैसा और रिसोर्सेस तो है नहीं। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि हमारे को इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस करना होगा। ये कीवर्ड आप मेंस में मेंशन करोगे और एसए में मेंशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि अलग अलग राज्य जो हैं वो साथ में आ रहे हैं, अपनी फोर्सेस को साथ में एकजुट करके आतंकवाद और क्राइम के खिलाफ लड़ाई करवा रहे हैं। वैसे तो हमारे को पता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है 7 शेड्यूल में, हमारा संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे नेचर ऑफ क्राइम इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे हमारे को स्टेट स्टेट कोऑर्डिनेशन की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानिए कि दिल्ली में एक हैकर बैठा है, उसने तेलंगाना में बैठे किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम कर लिया, या फिर जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेटर बैठा है, उसने पंजाब में ड्रग सर्कुलेशन करवा दिया, उधर आसाम में कोई नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट है जिसने बैठे बैठे उड़ीसा में नक्सली को हथियार पहुंचा दिए। मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट फ्लो ऑफ क्राइम जो है वो काफी ज्यादा आसान हो गया और इसलिए हमारे को इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज करना काफी जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट भी आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह यूज कर सकते हैं। साथ में गृह मंत्री ने बोला कि एक नया डायमेंशन जो हमारा इमर्ज हो रहा था सिक्योरिटी थ्रेट के लिए वो है एनजीओस का। वैसे तो हमारे को पता है कि जो सिविल सोसाइटी और एनजीओ होते हैं वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में काफी हमारी मदद करते हैं। लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे भी थे जो भारत की अंदरूनी सुरक्षा के खिलाफ जा रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहे थे। कई एनजीओ ऐसे थे जो कनाडा, यूके, पाकिस्तान से पैसा लेके इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन और ऑपोजिशन स्प्रेड कर रहे थे। ऐसे में भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को 2020 में संशोधन करा, अमेंड करा और यह बोला कि अब से एनजीओ जो बाहर से पैसा ला रही हैं, एनजीओ जो बाहर से फंडिंग ले रही हैं, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाएगा और जो भी एनजीओ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज कर रहे हैं उनको रोका जाएगा। मतलब कि जो एनजीओ फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करवा रहे थे, आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे काफी सारे एनजीओ जो थे वो कम्युनल डिवीजन क्रिएट कर रहे थे। फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे ऐसे कई सारे एनजीओ सामने आए जो बाहर कनाडा के प्रो खालिस्तान एलिमेंट से पैसा लेके इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस टाइप के एनजीओ उनके ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से एक टाइट कंट्रोल रखा जाएगा। तो अगेन यहां पे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट्स निकलते हैं। पेपर 3 सिक्योरिटी और पेपर 2 रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया, कि हां एक तरफ ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कई एनजीओ ऐसे भी हैं जो लोकतंत्र की आड़ में हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल या निशान उठा रहे हैं। अगला मुद्दा है अपना इंडिया यूके रिलेशंस का। ऋषि सुनक, आशीष नेहरा के छोटे भाई, ये रिसेंटली प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कॉल करा बधाई देने के लिए। ऐसे में इंडिया यूके रिलेशंस को लेकर कई सारी बातें हुई। क्या बातें हुई मैं आपको एक बार बताता हूं। इंडिया और यूके दिवाली तक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, वो डेडलाइन मिस हो गई है और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। जब से ब्रेक्जिट हुआ है, जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, उसका ट्रेड गिरता जा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन ये चाहता है कि उसका ट्रेड इंक्रीज हो। इंडिया तो हमेशा से चाहता है कि मेक इन इंडिया के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो। तो दोनों देशों को अपने अपने ट्रेड बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में इंडिया और यूके ने डिसाइड करा कि क्योंकि हम दोनों को ही अपना ट्रेड और इकोनॉमी बढ़ाना है तो क्यों ना हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लें। इसको लेके दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशंस चालू हैं। नाउ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि इंडिया से ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूके जाके काम करते हैं, लेकिन यूके की एक कंप्लेंट आई है कि आपके लोग जो हमारे यहां के काम कर रहे हैं वो वीजा एक्सपायर होने के बाद वापस अपने देश नहीं जा रहे और इलीगली ब्रिटेन में रह रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऐसे मुद्दों को लेके इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है। वैसे अगर इस स्पेसिफिक मुद्दे को हम हटा दें तो इंडिया और यूके आज की तारीख में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर चुके हैं और उन दोनों देशों ने लास्ट ईयर 2021 में 2030 का रोड मैप साइन करा। 2030 रोड मैप एक 10 ईयर पार्टनरशिप है जहां पे उन्होंने ये बात करी कि अगले 10 साल में हम इंडिया यूके रिलेशंस को कहां पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने ये बोला कि हम ट्रेड प्रमोट करना चाहते हैं और उसके लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम साइन करके रहेंगे। साथ में इंडिया यूके रिलेशंस का एक और इमर्जिंग दौर है जिसे कहते हैं डिफेंस पार्टनरशिप।
जहां पे इंडिया और यूके एक दूसरे के साथ अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं। ऑल्सो डिफेंस पार्टनरशिप के साथ साथ इंडिया यूके सिक्योरिटी के डोमेन में भी कोलैबोरेशन प्रमोट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द इंडो पैसिफिक एरिया। आपको पता है कि इंडो पैसिफिक एरिया और साउथ चाइना सी एरिया में चाइना का वर्चस्व जो है वो बढ़ रहा है, जो कि ना तो इंडिया को पसंद है ना यूके को पसंद है। ऐसे में उन्होंने बोला कि हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक एरिया में, और इसलिए हम दोनों को मिलकर कोलैबोरेट करना चाहिए और चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को इंडो पैसिफिक एरिया और साउथ चाइना सी में रोकना चाहिए। साथ के साथ साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जहां पे इंडिया यूके काफी ज्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2030 रोड मैप के ये 4 मेजर पिलर्स हैं। तो जब भी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया यूके रिलेशंस के ऊपर आंसर आएगा तो आप उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट और साइबर सिक्योरिटी जैसे कीवर्ड्स मेंशन करेंगे, तो उससे आपके आंसर को एक स्ट्रेंथ मिलेगी। साथ के साथ आप यह भी लिख सकते हैं कि क्योंकि यूके अभी एक रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, हर दूसरे दिन इनका प्रधानमंत्री चेंज हो रहा है। पहले वो बोरिस जॉनसन थे जिनके चौमिन जैसे बाल थे, फिर लिज ट्रूस और अभी ये आशीष नेहरा। तो हर दूसरे दिन इनके प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पे स्थिर सरकार नहीं है। इसकी वजह से और ग्लोबल फैक्टर्स के चलते इनके यहां काफी ज्यादा भी रिसेशन की स्थिति है। ऐसे में अगर ये इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इंडिया यूके का ट्रेड बढ़ेगा, जिसमें इंडिया का भी फायदा और यूके का भी फायदा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे और करंट अफेयर्स कवर करूंगा। हमारा लास्ट माइल प्रोग्राम शुरू होने वाला है अनअकैडमी का। ऑल्सो डाउट ब्राउज फीचर अब अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, उसे यूज करेंगे। लेट्स क्रैक इट।